हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सोम के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसको हमें पढ़ना है, जिसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं, क्या क्या जंक्शंस होते हैं और क्या हमारा बेंडिंग इक्वेशन होता है, उन सब के बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा चैप्टर है वो है बेंडिंग स्ट्रेसेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नमन प्रतिबल। ठीक है, नमन प्रतिबल। अब देख लेते हैं बेंडिंग स्ट्रेस में जो पहला टॉपिक हमारा आता है वो क्या आता है कि सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग किसको कहते हैं। ठीक है, सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग किसको कहते हैं। तो हम देख लेते हैं पहला जो है सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग। ये हमारी पहली टॉपिक है। ठीक है, तो देख लेते हैं सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग क्या होता है। कि क्या कर रहा है, डेफिनेशन क्या कहता है कि यदि कोई बीम, ठीक है, कोई धरण है, उसमें क्या करते हैं कुछ भाग का नमन, ठीक है, जो बेंडिंग होता है, जैसे क्या करते हैं, ये कोई हमारी बीम हो गई, ठीक है, ये कोई बीम हो गई, इस पर कोई क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ भाग का जो बेंडिंग नमन होता है वो क्या होता है, केवल कुछ भाग में केवल नमन प्रतिबल ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, कर्तन प्रतिबल इसमें उत्पन्न नहीं होता। मतलब कि जो शियर स्ट्रेस होते हैं, कर्तन प्रतिबल उत्पन्न नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्योर बेंडिंग। नाम से ही पता चला प्योर बेंडिंग शुद्ध नमन, ठीक है, जिसमें केवल क्या होता है, हमारा नमन प्रतिबल ही उत्पन्न होता है, उसको हम प्योर बेंडिंग कह देते हैं। तो ये हमारा हो गया प्योर बेंडिंग। ये मान लीजिए हमारा बीम हो गया, ठीक है, इस बीम पे क्या होता है, ये कुछ ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है, इस पे अगर हमारा केवल बेंडिंग मोमेंट ही काम कर रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस ही काम कर रहा है, और जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है वो काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार के बेंडिंग को हम प्योर बेंडिंग या फिर सिंपल बेंडिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आगे कि बीम जो होते हैं, अगर बेंड करते हैं किसी बीम को, तो उसमें क्या क्या कैसे कैसे बेंड होता है, कौन कौन सा पार्ट आता है, अब देख लेते हैं उसको। जैसे क्या हुआ, ये हमारा कोई बीम है, ठीक है, ये कोई हमारा बीम हो गया, इस पे क्या हमारा लोड लग रहा है, ये सपोर्ट्स हो गए, ये कोई लोड लग रहा है। ठीक है, अब इसको जब हम बेंड करेंगे, ठीक है, क्या होता है कि मान लेते हैं ये हमारा कोई बीम है, एज्यूम कर लेते हैं, तो इस पे अगर ऊपर से हम लोड लगाते हैं, ठीक है, ऊपर से लोड लगाएंगे तो ये कुछ बेंड होगा, ठीक है, बीच में क्या होगा, बेंड होगा। बेंड होने के बाद कैसा बनेगा हमारा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ बना लेते हैं, कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, बीम जो होगा ये इस पर लोड लगाने से ऐसा बेंड होगा। तो ये क्या होगा, जब इसको बेंड करेंगे, ठीक है, तो इसको हम बेंड करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे का पार्ट होगा, ठीक है, ये हमारा टेंशन में चला जाएगा, और जो ऊपर का पार्ट होगा ये हमारा कंप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, नीचे का पार्ट क्या हो रहा है, हमारा टेंशन में चला जा रहा है, टेंशन, और ऊपर के पार्ट में हमारा कंप्रेशन आ रहा है। कंप्रेशन मतलब संपीड़न, और टेंशन मतलब क्या हो रहा है, हमारा तनाव। ठीक है, तो क्या हो रहा है, टेंशन आ रहा है, तो हमारा जब ऊपर टेंशन आ रहा है, नीचे कंप्रेशन आ रहा है, मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं हमारा कुछ नहीं लग रहा है, मतलब कि एकदम न्यूट्रल है, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं हमारा +5 इंटेंसिटी का यहाँ पे टेंशन हमारा जनरेट हो रहा है, और ये -5 इंटेंसिटी का यहाँ पे हमारा कंप्रेशन हमारा क्या जनरेट हो रहा है। तो अब कैसे फाइंड करें कि न्यूट्रल एक्सिस हमारा कहाँ पे आएगी। ये न्यूट्रल एक्सिस को हम N और A न्यूट्रल एक्सिस से डिनोट करते हैं। तो अब मान लेते हैं ये कोई हमारा हो गया लाइन, इस पे कहीं जो बेंड होगा ये हमारा +4 का हो जाएगा, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, +3 का हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा +2, फिर ये हो जाएगा +1। ठीक है, ऐसे ही हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, -5, -4, -3, -2, और ये हमारा हो जाएगा -1। ठीक है,
तो मतलब कि हमारा क्या होगा, ऐसे कुछ बनेगा। ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम NA बोल देते हैं। इसके ऊपर ये हमारा हो जाएगा -4 -1 -2 -3 -4 और ये हमारा हो जाएगा -5। नीचे क्या हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, तो ये हमारे बीच में क्या हो जाएगा, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस निकल के यहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे हमारा क्या होगा, ना हमारा कंप्रेशन लगेगा ना हमारा टेंशन फोर्स लगता है। उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोल देते हैं। तो ये हुआ हमारा न्यूट्रल एक्सिस। और क्या होगा इसमें, और देख लेते हैं हमारा, ये तो हमारा होगा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इस पे जो हमारी जो लेयर होगी, ठीक है, जैसे क्या होता है, ये मान लेते हैं, ठीक है, इसकी कोई ना कोई लेयर होगी जिसपे हमारा जीरो क्या होगा, स्ट्रेस काम करेगा, उसको हम न्यूट्रल लेयर बोल देते हैं। और उस लेयर की जो एक्सिस होती है उसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गई और न्यूट्रल लेयर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, न्यूट्रल एक्सिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीन अक्ष बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, इसको मैं हिंदी में बोल देते हैं उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष। और न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल लेयर जिसको बोल देते हैं उदासीन परत। ठीक है, ये दो हमारे होते हैं जिसको हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं क्या आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कहाँ पे हमारा कैसे जनरेट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आई होप कि आपको न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल लेयर क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या आता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसको भी हम देखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हुआ था, बीम बेंड हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से बीम क्या हमारा बेंड हुआ था और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो इसके जब इस एक्सिस को, ठीक है, इस एक्सिस को जब हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और इस एक्सिस को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जहां पे हमारा दोनों आपस में कट करते हैं इसे क्या बोल देते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये कहाँ से दूरी होती है, यहाँ से लेके ये न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देख लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखने के लिए क्या करेंगे हम कि इसको हम साफ करते हैं कि ये हो गया। ठीक है, ये कुछ हमारा बीम है बेंड हुआ। ठीक है, ये कुछ बीम है जो हमारा बेंड हुआ है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से मान लेते हैं कि ये जो हमारा कंप्रेशन वाला है, कंप्रेशन वाला जो पार्ट है और ये हमारा टेंशन वाला पार्ट है, मान लेते हैं यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से कंप्रेशन वाले पार्ट तक की दूरी को हम A मान लेते हैं और यहाँ से नीचे वाले मतलब टेंशन वाले पार्ट तक की दूरी को हम मान लेते हैं क्या, B मान लेते हैं। ठीक है, और इसको जब कुछ ऐसा बनाएंगे यहाँ पे सबसे अधिक होगा मोमेंट, मतलब सॉरी स्ट्रेस, उसका यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ से यहाँ पे हमारा जीरो हो जाए। ऐसे ही हमारा कम टेंशन भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम और यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे हमारा जीरो हो जाए। तो क्या कुछ ये हमारा इस तरह का शेप बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा शेप बनेगा। ये हमारा मान लेते हैं फोर्स लग रहा है कौन सा, Ft टेंशन में है और ये हमारा Fc कंप्रेशन में है, ये हमारा न्यूट्रल है, जीरो। ठीक है,
तो ये डिस्टेंस हमारी बी हो गई, ये डिस्टेंस हमारी ए हो गई। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, क्या हम निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट। ठीक है, आघूर्ण जिसको बोलते हैं। हमने क्या पढ़ा था, आघूर्ण क्या पढ़ा था कि जो हमारा आघूर्ण होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट जो हमारा होता है एम, जिसको हम बोल देते हैं कैपिटल एम, जिसको बोल देते हैं, वो हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ये हमारा क्या होता है, मोमेंट होता है। अब यहाँ पे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि मोमेंट याद कर रहा है, और मोमेंट को रेजिस्ट, कितना मोमेंट इस बीम पे लग रहा है और इसको कितना मोमेंट मतलब कि रेजिस्ट कितना कर रहा है, वही हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो अब देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया एम बराबर है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा जो टेंशन, ठीक है, जो टेंशन फोर्स, टेंसाइल एरिया में हमारा जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन फोर्स हो जाएगा, मतलब कि एफ टी कितने डिस्टेंस पे लग रहा है हमारे यहाँ से, बी डिस्टेंस, सॉरी बी डिस्टेंस पे, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, एफ सी हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई ए डिस्टेंस पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आ जाएगा कि इस पे कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लग रहा है बीम पे। ये होगा फोर्स, हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस ये भी हमारा कंप्रेशन में भी लग रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा हो जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि कंप्रेशन एरिया में जो मोमेंट लग रहा है और जो टेंसाइल एरिया में मोमेंट लग रहा है, उन दोनों का जो समेशन होता है वही हमारा टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसको हम कैपिटल एम सफिक्स में आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया, ठीक है। अगर हम किसी बीम को बेंड करते हैं तो हमारा क्या क्या बनता है, पहला जो बनता है हमारा एक न्यूट्रल लेयर बनेगा, न्यूट्रल लेयर उदासीन सतह। दूसरा क्या बनेगा, न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष। तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोर्थ हमारा बनेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे हमने चार चीजें पढ़ ली। और हमने क्या पढ़ा है, प्योर बेंडिंग या फिर सिंपल बेंडिंग किसको कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया था टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है निकल के, वो क्या आता है देख लेते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, हमें एक टॉपिक और पढ़ना है कि बेंडिंग, जो हमारा सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग हमने पढ़ा, उसके जंक्शंस क्या होते हैं, उसकी मान्यताएं क्या क्या होती हैं, उसको हम देखते हैं। इसके बाद कि हमारा बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्योर बेंडिंग या फिर सिंपल बेंडिंग उसके जंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं हमारा कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना तो आना ही आना रहता है, मतलब फिक्स रहता है कि क्वेश्चन बेंडिंग इक्वेशन से एक ना एक क्वेश्चन आने रहते हैं, या फिर आपसे बेंडिंग इक्वेशन के डेरिवेशंस पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी तो फार्मूले पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्या होता है बेंडिंग इक्वेशन, क्या होते हैं बेंडिंग इक्वेशन, कौन होते हैं, मतलब कि किस तरह से आते हैं, मतलब कि उसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है और क्या कहता है हमसे। ठीक है, तो देखते हैं बेंडिंग इक्वेशन, इसको हम फ्लेक्सुरल फार्मूला भी कहते हैं। तो अभी देख लेते हैं क्यों फ्लेक्सुरल फार्मूला इसको कहते हैं, वो भी देख लेते हैं। पहले तो हम बेंडिंग इक्वेशन ही जानते हैं। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, पहले उसको देखते हैं। पहले तो क्या करेंगे, हम बीम ले लेंगे, बीम का एक कटा हुआ पार्ट ले लेंगे। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कोई बीम हो गई हमारी, और यहाँ पे इसकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई NA, और यहाँ पे कोई इसकी लेयर एक मान लेते हैं PQ। ठीक है, ये हमारा कोई बीम हो गया। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जो लेयर है।
तो ये हमारी लेयर हो गई पी क्यू और न्यूट्रल एक्सिस हो गया एन ए। अब इस पर क्या करेंगे, हम लोड लगाएंगे। ठीक है, लोड लगाएंगे तो क्या होगा, तो लोड लगाएंगे तो ये कुछ हमारा इस तरह से क्या होगा, बेंड हो जाएगा, इस तरह से बेंड होगा। और ये देखते हैं किस तरह से बेंड होगा। तो जब लोड लगाए तो कुछ इस तरह से बेंड होगा हमारा, इस तरह से बेंड होगा। जो न्यूट्रल एक्सिस हमारी है एन डैश ए डैश यहाँ पे हो जाएगी। और जो हमारी लेयर है वो कुछ इसको हम मान लेते हैं पी डैश क्यू डैश, इसको हम मान लेते हैं। उसकी जब एक्सिस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस एक्सिस को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ यहाँ पे मान लेते हैं कट कर रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये जो कैपिटल आर। और ये जो न्यूट्रल एक्सिस से पी क्यू की दूरी इसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पे कोई लेयर मान लेते हैं पी क्यू है, उसकी जब बेंड करते हैं तो पी डैश क्यू डैश हो जाता है, न्यूट्रल एक्सिस हमारा एन डैश ए डैश हो जाता है। परंतु एक बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम क्या करते हैं इस, ये क्योंकि हमारा बहुत छोटा सा किसी बीम का एक छोटा सा स्मॉल पार्ट है। ठीक है, स्मॉल पार्ट होने के कारण जो हमारा एन और ए, एन डैश ए डैश, ठीक है, एन डैश ए डैश का मतलब क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस में जब बेंड करने पर कितने परिवर्तन आ रही है। और ऐसे हमारा पी डैश क्यू डैश क्या है, पी क्यू को जब बेंड कर रहे हैं बीम को, पी क्यू में कितना चेंज आ रहा है, वो हमारा पी डैश क्यू डैश है। तो क्योंकि ये जो हमारा बीम है ये एक स्मॉल पार्ट है, ठीक है, बहुत ही छोटा खंड है किसी धरण का, तो इसमें जो मतलब कि परिवर्तन आएगा, चेंज इन लेंथ जो आएगा पी क्यू में और एन ए में, न्यूट्रल एक्सिस में, वो हमारे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जब नेग्लिजिबल मान लेंगे तो क्या हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो किया जाता है कि जो होता है एन ए बराबर एन डैश ए डैश। और ये लेयर है, मान लेते हैं कुछ ये हमारा वाई डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, ठीक है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी डैश क्यू डैश, मतलब क्या हो जाएगा हमारा एन ए इक्वल टू एन डैश ए डैश, पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी डैश क्यू डैश, ये हमारा निकल के आता है। तो अब हम देख लेते हैं, ठीक है, अब जो है हमारा इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं। अब जो हमारा काम मेन फंडा है यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, ओ पी डैश क्यू डैश, ओ एन डैश ए डैश, ये दो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ओ पी डैश क्यू डैश तथा त्रिभुज ओ एन डैश ए डैश, इन दोनों त्रिभुज अब हम देखते हैं, ओ पी डैश क्यू डैश, ओ एन डैश ए डैश, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज देखते हैं कि क्या हमारा कैसे रिलेशन फाइंड आउट होता है। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये जो दो त्रिभुज लगभग क्या समान है, समान आकार के बने हुए हैं, तो ये हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, समरूपता का नियम आप पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे समरूपता का नियम। तो वहां से हम देख लेते हैं कि ये जो होता है, ठीक है, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, ठीक, समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, एन डैश ए डैश, कुल ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी। पी डैश क्यू डैश की डिस्टेंस क्या है हमारी, ये है आर माइनस वाई, कहाँ से है ये देख लेते हैं, ये पी डैश क्यू डैश है, ठीक है। और ये हमारी जो आर टोटल आ रही है यहाँ तक है, कहाँ तक, एन डैश ए डैश है। तो जब एन डैश ए डैश में से, मतलब कि एन डैश ए डैश की डिस्टेंस में से क्या करेंगे, पी डैश क्यू डैश तक की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फाइंड आउट आ जाएगा कि पी डैश क्यू डैश तक की डिस्टेंस क्या है। मतलब कि टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, आर है, आर में से जब हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बचेगा, मतलब कि वाई डिस्टेंस है
माइनस कर देंगे, तुम्हारी पी डैश क्यू डैश तक की डिस्टेंस फाइंड आउट होके आ जाएगी। तो ये हमारी डिस्टेंस होगी आर माइनस वाई अपॉन में एन डैश ए डैश तक की डिस्टेंस क्या हमारी, ये जो है ये आर टोटल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, वन माइनस, ठीक है, दोनों में से क्या करेंगे, वन में से माइनस कर देंगे दोनों साइड को। वन माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन में एन डैश ए डैश इक्वल टू वन माइनस आर माइनस वाई अपॉन में आर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन डैश ए डैश माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन में एन डैश ए डैश इक्वल टू आर माइनस वाई प्लस आर माइनस आर प्लस वाई अपॉन में आर। ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देते हैं, ठीक है, एन डैश ए डैश के स्थान पे क्या है हमारा, ये जब इसके इक्वल है तो हम एन डैश ए डैश इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन में एन डैश ए डैश, ये हमारा हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर कैंसिल आउट हो गया, वाई अपॉन आर बच जाएगा। अब एक चीज़ और, ठीक है, जो पी क्यू परत हमारी थी, ये कोई बीम थी, ये कोई परत थी, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी, ठीक है, एन ए थी, ये पी क्यू थी। इस पी क्यू में, ठीक है, इस पी क्यू परत में क्या हो रहा है कि हमारा कितना स्ट्रेन, ठीक है, कितना स्ट्रेन लग रहा है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कितना स्ट्रेन लग रहा है उसको जब हम देखते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रेन इन, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेन इन पी क्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी क्यू ओरिजिनल लेंथ है, चेंज इन लेंथ हमारा पी डैश क्यू डैश है, और हमारा क्या है अपॉन में तो चेंज इन लेंथ माइनस अपॉन ओरिजिनल लेंथ पी क्यू है, सॉरी पी क्यू हमारा, क्योंकि हमने क्या किया पी एन डैश डैश के स्थान पर पी क्यू, तो ये हमारा पी क्यू जाएगा। तो इतना बराबर क्या हमारा आया, वाई अपॉन में आर, ये हमारा फाइंड आउट होके आ गया। अब देख लेते हैं जो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू जो हमारा लेयर है, इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या सिंपल बेंडिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है केवल बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो इसमें भी क्या होगा, परत में बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगी। तो बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है हमारा स्ट्रेस इक्वल टू एफ इक्वल टू, जिसको हम स्ट्रेस एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल इनटू कैपिटल ई। ये कहाँ से हमारा हुक्स लॉ है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद फिर हम पी से डिनोट कर देते हैं, आपको समझ जाए। हमने हुक्स लॉ का पढ़ा था ई इक्वल टू पी अपॉन में ई, ये हमने हुक्स लॉ को पढ़ा था। अगर आपने हमारी हुक्स लॉ वाली वीडियो को या फिर इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं हमारे जो सारे चैप्टर्स अपलोड किए गए उनको। तो ये हमारा स्ट्रेस क्या हो गया, P इक्वल टू स्मॉल इंटू कैपिटल ई। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारी, वाई अपॉन में आर मल्टीप्लाई बाई ई हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको P ना लिखे हम एफ ही लिखते हैं, ठीक है, जनरली आपको एफ ही देखने को मिलेगा, इसको एफ ही हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, इसको हम बोल देते हैं। ये हमारा मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारा किस में रिलेशन आ गया, क्या आता है कि हर समीकरण एक जो हमारा ये बन रहा है, इसमें क्या कहता है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस तथा धरण की वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये क्या आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, किसी बीम में बेंडिंग स्ट्रेस तथा उस बीम की वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, तो ये इक्वेशन वहां पे आता है एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। अब हम आई होप कि इतना आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड में इतना स्पेस नहीं पूरा एक साथ कराया जा सके, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टेप क्या आता है, ठीक है। ये तो हमारा क्या होगा, केवल अभी
किसमें किसमें रिलेशन आया हमारा, जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या और नमन आघूर्ण में ये रिलेशन हो गया। अभी हमें क्या देखना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में भी क्या इसमें रिलेशन होता है, उसके बारे में भी हमको देखना है। तो हम देखते हैं, हाँ तो हम देखते हैं यहाँ पे हम बना लेते हैं अच्छे से। तो ये कुछ हमारा है, ठीक है। तो हमारा जो पहला इक्वेशन बन गया वो क्या निकल के आया, F/y = E/r। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट आया है। अब हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में भी क्या रिलेशन होता है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में मतलब कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में भी इक्वेशन देखने, मतलब कि रिलेशन देखने के लिए, सॉरी रिलेशन देखने के लिए क्या करेंगे, पहले जो पी क्यू का एरिया, ठीक है, ये जो पी क्यू हमारा बना हुआ था यहाँ पे, ये जो पी क्यू है इसका जो एरिया मान लेते हैं, एरिया ऑफ पी क्यू, एरिया ऑफ पी क्यू इक्वल टू डेल ए, ठीक है, डेल्टा ए मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, पी क्यू में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स इन पी क्यू फाइंड आउट करेंगे, फोर्स इन पी क्यू। तो फोर्स इन पी क्यू क्या हमारा हो जाएगा कि स्ट्रेस इनटू एरिया, फोर्स इक्वल टू हमारा होता है स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई बाई एरिया डेल ए, ठीक है, डेल ए, हाँ ये हमारा हो जाएगा। और हमने क्या फाइंड आउट किया था, एफ बराबर क्या हमने निकाला था कि y/r मल्टीप्लाई बाई ई, ये हमने क्या स्ट्रेस निकाला। तो स्ट्रेस के टाइम पे हम ये रख देंगे y/r मल्टीप्लाई बाई ई इंटू डेल ए, ये हमारा यहाँ से एक निकल के आ जाएगा। इसको या फिर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि E/r इंटू वाई मल्टीप्लाई बाई डेल ए, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाता है। अब क्या करेंगे कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, उस पर क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे। जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, मोमेंट ऑन, टेक मोमेंट ऑन न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या करेंगे, हम मोमेंट ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा एम आर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा क्या यहाँ से निकल के आया है, y/r इंटू ई मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे देख, हाँ ठीक है, ठीक है, ये हमारा यहाँ से ये है E/r मल्टीप्लाई बाई वाई इंटू डेल ए। और डिस्टेंस हमारा क्या निकल के आया है, यहाँ से हमारा डिस्टेंस आया है y, फाइंड आउट होके हमारा डिस्टेंस आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम, ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आया। इस प्रकार की धर्म में क्या करते हैं, संभव परतों में घूर्णों का योग कर देते, ठीक है। ये जो हमारा घूर्ण आया है, मोमेंट आया है, क्या क्या करेंगे, समेशन फाइंड आउट करते हैं। तो समेशन क्या हो जाएगा हमारा, एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/r समेशन डेल ए वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये जो हमारा होता है, ठीक है, E/r, ये इतना जो हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्षेत्रफल इनटू दूरी का स्क्वायर। ठीक है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आगे हम चैप्टर पढ़ना उसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूरा बताया गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा होता है, ये होता है इस समेशन ऑफ एरिया इंटू मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो हमारा है, समेशन हो गया एरिया इंटू मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस जो हमारा है उसका स्क्वायर ही हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा ई अपॉन आर इक्वल टू आई, सॉरी ई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई आई हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, एम आर इक्वल टू ई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई आई, ये हमारा निकल के आ गया। इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको एम आर ना लिख के एम अगर लिखते हैं तो एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर निकल के ये एक रिलेशन यहाँ से हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, एम अपॉन सॉरी एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। क्योंकि जो ई अपॉन आर है ये क्या है, एम अपॉन आई के भी बराबर है और एफ अपॉन वाई के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू एफ अपॉन वाई, यही हमारा क्या कहलाता है, बेंडिंग इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू एफ अपॉन वाई, ये हमारा बेंडिंग इक्वेशन कहलाता है। इसको हम फ्लेक्चरल फार्मूला भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर क्या करते हैं हम बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस है इसको अगर सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या है हमारा एफ, इसको हम अगर सिग्मा से डिनोट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा सॉरी ई अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बेंडिंग इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, आगे ये हो गया बेंडिंग इक्वेशन, जिसको हम फ्लेक्चरल फार्मूला भी बोल देते हैं। आपको कहीं कहीं फ्लेक्चरल फार्मूला मिलेगा और कहीं कहीं बेंडिंग इक्वेशन करके आ जाता है, अधिकतर एग्जाम में आ ही जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको आई होप की समझ में आएगा कि बेंडिंग इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये पूरा इसका डेरिवेशन हो गया कि किस तरह से हमारा बेंडिंग इक्वेशन आता है, कहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ कहाँ से मोमेंट आया, कहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। अब हाँ एक से और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एम क्या है, आई क्या है, ई क्या है, आर क्या है, एफ क्या है और वाई क्या है। इसको हम यहाँ पे साफ करके फिर देखते हैं एक एक करके सभी को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला एम, ये होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आई हो गया दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड क्या हो गया हमारा ई, ई क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। और फोर्थ क्या आ जाता है हमारा आर, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा एफ, स्ट्रेस, कहाँ का स्ट्रेस, जो परत हमने लिया था उस परत में कितना स्ट्रेस आ रहा है। और सिक्स्थ हमारा क्या हो जाएगा वाई, न्यूट्रल एक्सिस से उस परत तक की दूरी, डिस्टेंस इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, मतलब जो एम हो गया ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रतिरोधी आघूर्ण जिसको बोल देते हैं। आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण जिसको बोल देते हैं। ई यंग्स मॉडुलस, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वक्रता त्रिज्या। एफ स्ट्रेस हो गया जिसको हम प्रतिबल बोल देते हैं। वाई क्या हो गया, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस से परत तक की जो लेयर हमने ली थी वहां तक की दूरी को हम वाई बोल देते हैं। तो ये हमारा खत्म होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी कि हमने क्या क्या पढ़ा
देख लेते हैं पहले। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा आज, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा। पहले हमने क्या पढ़ा, प्योर बेंडिंग, इसको हम सिंपल बेंडिंग भी बोल देते हैं। दूसरा क्या पढ़ा, न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल लेयर। थर्ड हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रल एक्सिस। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ हमने क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी आघूर्ण। सिक्स्थ हमने क्या पढ़ा, बेंडिंग इक्वेशन, ठीक। तो ये हमने आज के लेक्चर में इतना पढ़ लिया। अब रिकॉल कर लेते हैं कि प्योर बेंडिंग, जिसमें हमारा क्या होता है, केवल बेंडिंग स्ट्रेस काम करता है, बेंडिंग स्ट्रेस ही काम करता है, उसको हम प्योर बेंडिंग बोल देते हैं। और हमारा क्या होता है, इसको हम सिंपल बेंडिंग भी बोल सकते हैं। और जो हमारा सिंपल बेंडिंग होता है, इससे हमारा किसी भी तरह का शियर जो क्या कहते हैं स्ट्रेस होता है वो काम नहीं करता, मतलब कर्तन प्रतिबल काम किसी भी तरह का नहीं करता है। और जो न्यूट्रल लेयर हो गई, ठीक है, ये न्यूट्रल लेयर है। फिर न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पे हमारा क्या होता है, मोमेंट स्ट्रेस, जहाँ पे कोई हमारी बीम हो गई, जहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं इसको बेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा जो क्या स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा। तो उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोल देते हैं। और उस लेयर को, जिस लेयर पे क्या होता है हमारा जीरो हमारा स्ट्रेस होता है, उसको न्यूट्रल लेयर बोल देते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, अब जब उसको बेंड करेंगे तो दोनों के जो साइड के एक्सिस होंगे, ठीक है, उसको जब ऊपर बढ़ाएंगे तो जहाँ पे मिलती है, दोनों काटती है आपस में, वहाँ से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रल लेयर है वहाँ से टेंशन जो जोन है उसकी डिस्टेंस, और कंप्रेशन जोन जो है उसकी डिस्टेंस, वहाँ पे जो हमारा मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उन दोनों का समेशन जो होता है हमारा, वही हम बोल देते हैं उसी को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और बेंडिंग इक्वेशन हमने आपको बता दिया क्या होता है, M/I = F/y = E/R। ये हमारा बेंडिंग इक्वेशन हो गया, या फिर जिसको हम फ्लेक्सिबल फार्मूला बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है। एक दो हेडिंग इसमें जो आपको बेंडिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि आपके कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे तो क्वेश्चन आना ही आना है आपसे, आपको इस बेंडिंग इक्वेशन से। और अगर आप किसी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है एजम्पशंस, ठीक है, एजम्पशंस ऑफ प्योर बेंडिंग, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और दूसरा न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। बेंडिंग इक्वेशन पर आधारित क्या करना है, हमको कुछ सवाल हल करने हैं कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ज्ञात किया जाता है अगर दे दिया गया, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेस अगर हमारा बोल दिया कि सारे वैल्यूज दे दिए गए, उसे बोल दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कीजिए, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जो वैज्ञानिकों ने हमारे इस प्योर बेंडिंग को लेकर जंक्शंस मान्यताएं दी हैं वो क्या क्या है, इसको हम भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।